हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल सिविल दर्शन। आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि मैम यूनिट 1, 2, 3 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है उनके पास। तो क्वेश्चन बैंक तो है ही, जिनके पास क्वेश्चन बैंक नहीं है उनको उनसे भी अगर इम्पॉर्टेंट चाहिए, क्वेश्चन बैंक के अलावा भी इम्पॉर्टेंट चाहिए तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप क्वेश्चन बैंक फॉलो नहीं करना चाहते हैं उसको छोड़ दीजिए, आप इसको फॉलो कीजिए। इतना जितना मैं बता रही हूँ उतना पढ़ लीजिए, आपके लिए मोर देन इनफ है, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। जैसे कि 4th और 5th का न्यूमेरिकल पोर्शन तो मैं आपको दे ही रही हूँ, 3-3 क्वेश्चन करके। अभी 3 ही अपलोड हो पाया है, बाकी जो है वो अपलोड हो जाएंगे जल्दी ही। और जो आपको दिख रहा होगा ब्लैक बोर्ड में यूनिट 1, 2, 3, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने लिखा हुआ है, मैं आपको बता देती हूँ क्वेश्चंस कौन कौन से हैं और क्वेश्चन के अंदर आपको लिखना क्या इंपॉर्टेंट है। वो आप अगर जान लेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो जान लेते हैं पर उसमें लिखना क्या है ये आपको नहीं पता होता है, तो दोनों मैं साथ में बताते हुए चलूँगी। जैसे कि आपको दिख रहा होगा यूनिट 1 का पोर्शन कुछ इतना डिवाइडेड है। पहले आपको ऐसा दिख रहा होगा यूनिट 1 का पोर्शन कुछ इस तरीके से इतना डिवाइडेड है, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट है आपका टॉपिक ब्रिक। ब्रिक में आपको ब्रिक का सिंपल डेफिनेशन पढ़ लेना है, मैं लिख देती हूँ। ब्रिक का क्या पढ़ना है आपको, डेफिनेशन क्या है और ब्रिक का साइज़ क्या है, ये दो चीज़ आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वालिटी क्या क्या है, अच्छी एक गुड ब्रिक की क्वालिटीज़ क्या क्या है, मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है। उसके बाद क्वालिटीज़ में कितने पॉइंट्स लिखेंगे आप, मैक्सिमम 10, 11 लिख सकते हैं, ठीक है। 11 पॉइंट्स हैं, मेरे नोट्स में 11 पॉइंट्स हैं, आप उसको इजीली याद करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका वाटर अब्जॉर्प्शन टेस्ट है और एक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन टेस्ट है। ब्रिक को हम लोग याद कीजिए, अवन में डाल के सुखा के वाटर अब्जॉर्प्शन कितना करता था, वो जो टेस्ट करते थे प्रैक्टिकल में सेम टेस्ट है। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ मीन्स उसका स्ट्रेन टेस्ट करते थे हम लोग, मशीन में डाल के उसको ब्रिक को तोड़ा जाता था। सेम टेस्ट का आपको प्रोसीजर याद रखना है, दोनों टेस्ट आपके ब्रिक के हैं, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट है ब्रिक में, और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ख़त्म। सीमेंट में आ जाते हैं। सीमेंट में आपको टाइप्स पता होगा, 11 टाइप्स है आपके, मेन बेसिक 5 टाइप है, उसके अंदर सब डिविजन्स हैं, तो वो टाइप्स आपको नाम अच्छे से ध्यान में रखना है। उसका थोड़ा 1-2 लाइन का कुछ डेफिनेशन, मेरे नोट्स में आपको 2-2 लाइन के डेफिनेशन मिल जाएंगे, ठीक है। ये आपको मिल गया टाइप्स क्या है। उसके बाद टाइप के बाद आपको इंग्रेडिएंट क्या, मतलब सीमेंट बनता कैसे है, उसके कुछ फंक्शंस क्या क्या होते हैं, जो भी इंग्रेडिएंट हम यूज़ करते हैं वो आपको जानना है। अगर उसका आपका परसेंटेज आपको याद रख सको तो बहुत अच्छी बात है, परसेंटेज याद नहीं रख सको तो मैं बोलूँगी कि नहीं, अगर याद नहीं है तो लिखिए मत, कुछ भी मत लिखिए, अगर नहीं याद है तो छोड़ दीजिए। पर उसके क्या क्या फंक्शन है, जैसे सपोज लाइम यूज़ हो रहा है या सिलिका यूज़ हो रहा है, एल्यूमिना यूज़ हो रहा है, तो उसका क्या फंक्शन है, एक एक लाइन का 2-2 लाइन का लिखा हुआ है। और अगर वो ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, ये भी मेरे नोट्स में मैंने दिया हुआ है, टेबल एक टेबुलर फॉर्म में है, आप चाहो तो उसको देख सकते हो, ठीक है। इतना पढ़ लोगे। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, फंक्शन क्या है सैंड का मोटार में, इसके 3 पॉइंट्स है, 3 से 4 पॉइंट्स हैं मेरे नोट्स में, अब मैंने सिर्फ पॉइंट वाइज लिखाया हुआ है, वो आप देख लेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका मोटार मिक्स प्रपोर्शन मीन्स, ये तो मैं बोलूँगी कि 50-50% चांसेस है कि आ सकता है, मैंने एकदम 100% श्योर नहीं हूँ पर मोस्टली आता है, और आता है तो बहुत अच्छे मार्क्स देता है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ आपको प्रपोर्शन लिखना होता है, जैसे ब्रिक वर्क हो गया या सीमेंट हो गया या प्लास्टरिंग हो गया या पॉइंटिंग हो गया, डीपीसी हो गया या कंक्रीटिंग हो गया, सबके लिए हम लोग मोटार का प्रपोर्शन क्या लेते हैं, सीमेंट का और सैंड का प्रपोर्शन 1:this 1:that, ऐसा करके जो प्रपोर्शन वाला टेबल है वो आपको बस ध्यान में रखना है। आपको पूछेगा तो आपको सिर्फ वो रेशियो लिखना है और कुछ नहीं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका फाइननेस क्या होता है, सीमेंट की क्वालिटी कितना फाइन है उसका पार्टिकल, दैट इज़ कॉल्ड फाइननेस, तो उसका 1 लाइन का डेफिनेशन। और सेटिंग टाइम क्या है सीमेंट का, इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम, बस इतना ही। आपको इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम किस इंस्ट्रूमेंट से हम टेस्ट करते हैं, आप लोगों ने प्रैक्टिकल में किया होगा, और इंस्ट्रूमेंट का नाम लिख दीजिएगा। मतलब इस टॉपिक को लेके आपको टाइम, ड्यूरेशन और कौन से इंस्ट्रूमेंट से करते हैं उतना, इतना आप पढ़ेंगे, आपका फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। मैं बहुत मोटा मोटा बता रही हूँ, किसी में ऐसा बहुत ज़्यादा डीप नहीं घुसना है। मेरे नोट्स में आपको जितने टॉपिक्स दिख रहे हैं ना, इसी टॉपिक में से यही डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, इसके अलावा कुछ घुमा के क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको डायरेक्ट टू द पॉइंट मेरे नोट्स में एकदम मिलेगा, उसको पढ़ लीजिएगा। हाँ, मैं बोलूँगी लिखने के टाइम पे आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिखिए, पर बहुत ज़्यादा नहीं,
थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिखेंगे, और जो मेन आपको लिखना है, जो आपको पूछा गया है उसको इंक्लूड करना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि एग्जामिनर आपसे वही मांगेगा जो उसने पूछा है। इंग्रेडिएंट पूछा है तो इंग्रेडिएंट पे ही मार्क्स देगा। हाँ, अगर आपके इंग्रेडिएंट कम है तो आपको अब 7 नंबर का या 8 नंबर का क्वेश्चन है तो यू हैव टू राइट मोर, कि आपको 7 नंबर का कंटेंट दिखे उसमें, इसीलिए आप क्वेश्चन को या आंसर को बढ़ाएंगे उस तरीके से। अदरवाइज़ कुछ भी नहीं लिखना है, जो क्वेश्चन से रिलेटेड ना हो उसको नहीं लिखना है। ठीक, फर्स्ट यूनिट ख़त्म हो गया। अब मैं सेकंड को थोड़ा सा पॉज कर रही हूँ, मैं थर्ड का पहले बता रही हूँ। क्यों? क्योंकि सेकंड में कुछ टॉपिक्स छूटे हुए हैं, इसमें जगह नहीं थी इसलिए मैंने नहीं लिखा। मैं आपको साइमल्टेनियसली थर्ड के बाद सेकंड बताऊँगी। नाउ लेट अस सी थर्ड। थर्ड का टॉपिक बहुत कम है, पर मैं बोलूँगी थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पूछो क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग एक ऐसा टॉपिक है, मैं लास्ट से स्टार्ट करूँ। प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग एक ऐसा टॉपिक है, इस टॉपिक से अब तक कुछ क्वेश्चन नहीं आते थे, पर पिछले 2 साल से इस टॉपिक पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। जितना मैंने देखा हुआ है पिछले 2 साल 2 सेमेस्टर के क्वेश्चंस में, प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग में मेरे नोट्स में मैंने लिखा हुआ है कि क्या प्रिंसिपल होता है सर्वेइंग का। 1 लाइन का 2 लाइन का डेफिनेशन है, लेकिन वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है उसके 2 पॉइंट्स है विथ डायग्राम, जो कि मैंने अभी नया इंक्लूड किया है। जिनके पास मेरे पुराने नोट्स होंगे उसमें इंक्लूडेड नहीं है वो, इसका मैंने नया नोट्स बनाया हुआ है। और मेरे टेलीग्राम पे आपको अभी नए वाले अपडेटेड वाले नोट्स मिल जाएंगे, जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर है पुराने वाले से। कुछ नए टॉपिक्स को मैंने बस ऐड किया है। तो ये प्रिंसिपल जो है इंपॉर्टेंट है, ये हो सकता है इस बार भी आए। 70% चांसेस है कि ये क्वेश्चन आपका थ्योरी में आएगा, और थ्योरी में आएगा तो मे बी 7 मार्क्स का या फिर 8 मार्क्स का या फिर 4 मार्क्स के थ्योरी में भी आ सकता है। ठीक है, आप डायग्राम देख लेंगे और उस पॉइंट्स को अगर नहीं समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, रट लीजिए 2 पॉइंट को, बस उसको एक्सप्लेन करना है विद डायग्राम। या 2 लाइन का पॉइंट रट के सब डायग्राम लिख दीजिए, एक्सप्लेन भी मत कीजिए, पर डायग्राम बना के आइएगा। अब आते हैं बारी आती है फर्स्ट पॉइंट की। टेक्निकल टर्म्स आपको पता होगा, मेरे नोट्स में 10-12 पॉइंट्स हैं, रिपीटेड वही आते हैं कि क्या होता है रिड्यूस लेवल, क्या होता है आपका बेंचमार्क, क्या होता है आपका ज्योमेट्रिक लाइन। ये सारी चीज़ें आपकी टेक्निकल टर्म्स में आती है। 1-1 लाइन का 2-2 लाइन का लिखना है आपको, सिंगल मार्क्स का रहता है। बहुत ईजिली आपको 8-9 नंबर मिल जाते हैं। एक सिंगल डेफिनेशन में 1-1 नंबर रहता है। ठीक, उसके अलावा आपको कुछ भी थ्योरी नहीं पढ़ना है। थर्ड यूनिट में राइज एंड फॉल, HI का कुछ भी डिफरेंस कुछ भी नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं, इतना ही बस। न्यूमेरिकल की बात करूँ, न्यूमेरिकल आपके 4 टाइप के हैं। नंबर 1 टाइप में आपको सिंपल न्यूमेरिकल, जिसमें सिर्फ ये लिखा आएगा कि इंस्ट्रूमेंट अब से तब शिफ्ट हुआ, 4th रीडिंग के बाद शिफ्ट हुआ, 8th रीडिंग के बाद शिफ्ट हुआ। वो जो रीडिंग वाले जो सिंपल क्वेश्चन है वो टाइप 1 के हैं। ठीक है, टाइप 2 क्वेश्चन कौन से हैं? जिसमें आपको लेवलिंग स्टाफ की रीडिंग्स दी रहेगी कि आपका 4 मीटर लेवलिंग स्टाफ से मैंने रीडिंग ली हुई है, 5 मीटर लेवलिंग स्टाफ से रीडिंग ली हुई है, उसके बाद रीडिंग्स मेरी कुछ ऐसी आई है। तो हम लेवलिंग स्टाफ को ध्यान में रखते हुए क्या करते हैं, चेंज करते हैं हमारे स्टेशंस को। ठीक, ये हमारा टाइप 2 में आ गया। टाइप 3 क्या है मेरा? ग्रेडियंट वाला क्वेश्चन। ग्रेडियंट वाला क्वेश्चन कैसा है? आपको 1 इन एक स्लोप निकालना पड़ता है, ट्रायंगल जैसा बनता है, स्लोप निकालना पड़ता है, वो आपके ग्रेडियंट वाले क्वेश्चन है। और ग्रेडियंट वाले क्वेश्चन में याद करो पेग्स लगते हैं, पेग 1 से लेके पेग 5 तक लगा हुआ है। तो पेग जो बाकी बचे हुए हैं, पेग 1 का आपको दिया है RL, पेग 5 तक का RL आपको निकालना है, और फर्स्ट RL आपको दिया हुआ है, बीच में कुछ RL मिसिंग रहते हैं। तो जो ग्रेडियंट का क्वेश्चन है जिसमें हम स्लोप निकालते हैं, आंसर 1 इन कुछ में लिखते हैं, वो क्वेश्चन ग्रेडियंट के क्वेश्चन होते हैं। मिसलेनियस मीन्स मैंने देखा है 1-2 साल में ऐसे क्वेश्चंस भी आए हुए हैं जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है, या इसके कोई ऐसे इमेजिनेशन नहीं है कि क्वेश्चन आ सकता है, पर कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसका न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन बहुत छोटा है, बट समझने में बच्चों को टाइम लगता है। जिसको मैं बोलूँगी एग्जांपल के तौर पे इन्वर्टेड क्वेश्चंस, इन्वर्टेड स्टाफ, लेवलिंग स्टाफ वाले जो क्वेश्चंस थे। एक आपको क्वेश्चन दिखेगा मेरे नोट्स में या मेरे वीडियोस में, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया है, उसका कहीं कोई डायग्राम नहीं है, उस डायग्राम को मैंने इमेजिनरी तरीके से क्रिएट किया हुआ है। आपको गूगल में कहीं पे भी वो डायग्राम किसी के पास भी नहीं मिलेगा। वो डायग्राम मैंने खुद से इमेजिन करके बनाया हुआ है, जिस हिसाब से क्वेश्चन में लिखा था उस हिसाब से मैंने एक डायग्राम क्रिएट किया है। तो आप सोचिए उस चीज़ को आपको इमेजिन भी करना है, और इन्वर्टेड स्टाफ है तो रीडिंग को नेगेटिव भी लेना है। इस टाइप के कुछ मिसलेनियस या अलग कैटेगरी के क्वेश्चंस आते हैं जिसका सोल्यूशन सिर्फ 2 स्टेप का है, आपको उसमें 8 नंबर मिलेंगे। तो आपको उस क्वेश्चन को समझना है। मिसलेनियस वाले क्वेश्चन, इन्वर्टेड स्टाफ वाले, वो भी मेरे दिया हुआ है वीडियोस में। ये क्वेश्चन भी है, ग्रेडियंट में जिसको डाउट है वो भी है। टाइप 1 टाइप 2 न्यूमेरिकल वाले, जितने आपको न्यूमेरिकल टाइप दिख रहे हैं, चारों टाइप के न्यूमेरिकल के मेरे प्रीवियस वीडियोस में आप जाके सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे।
विथ डायग्राम विथ सॉल्यूशन। इवन आपको मेरे नोट्स में भी विथ डायग्राम ये मिल जाएगा। इतना पक्का करके जाइए, आप सिविल में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। चलिए, बात खत्म होती है थर्ड यूनिट की, अब आते हैं सेकेंड यूनिट में। सेकेंड यूनिट में आपको दिख रहा होगा कि फाउंडेशन सबसे इम्पॉर्टेंट और बहुत बड़ा टॉपिक था। तो फाउंडेशन में सबसे पहली चीज़ पूछी जाती है, फाउंडेशन किस प्रिंसिपल पे काम करता है, उसकी नेसेसिटीज़ की ज़रूरत क्यों है। नेसेसिटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन फाउंडेशन। क्यों बनाया जाता है फाउंडेशन, क्या ज़रूरत है फाउंडेशन बनाने की, उसकी नेसेसिटी आपको पूछा ही जाता है। आपको 4 मार्क्स के लिए इसको पूछ लेगा। आपको 2-3 लाइन लिखना है, मेरे नोट्स में दिया हुआ है अलग से हेडिंग पे, नेसेसिटी ऑफ फाउंडेशन। उस लाइन को 2 लाइन को आप लिख देंगे। इसमें प्रिंसिपल क्या है वो भी उसमें दिया हुआ है नोट्स में, आप देख के उसको लिख दीजिएगा। टाइप्स विथ डायग्राम। अब आप बोलोगे मैडम बहुत सारा है, कैसे करेंगे, क्या सोच के करेंगे, इतना इम्पोर्टेंट है। अगर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में बता रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ उसी में से आएगा। मैं इम्पॉर्टेंट ऐसा सोच के आपको बता रही हूँ कि इसके अलावा बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं। और अगर इतना आप पढ़ लेते हैं मतलब आपने पूरा ऑलमोस्ट 90% से ज़्यादा ज्ञान सिविल का ले लिया है। टाइप विद डायग्राम, मोटा मोटा पढ़ना है आपको। मैं अभी वापस से बोल रही हूँ, आपको बहुत डिटेल में नहीं घुसना है। टाइप्स पढ़ लो, ऊपर से नाम तो याद रख ही सकते हैं, नाम पढ़ लो, नाम के साथ डायग्राम याद कर लो, बस इतना काम है। जैसा डायग्राम है वैसा उसका काम है। अगर स्ट्रैप है तो स्ट्रैप क्या करेगी, एक कॉलम को दूसरे कॉलम से कनेक्ट करेगी। ठीक, स्ट्रैप का यही काम होता है। इस टाइप से आप चीज़ों को याद रखने की कोशिश करो। एक एक लाइन 2-2 लाइन का मेरा टाइप जो मैंने बताया नोट्स में, उसके साथ डायग्राम है। थोड़ा सा आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, थोड़ा दिमाग लगा के सोचेंगे तो अपने वर्ड्स में आप लिख सकते हैं। हाँ, ये बोलूँगी डायग्राम को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फाउंडेशन। इसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है। क्यूरिंग, क्यूरिंग इज़ ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसके टाइप्स आप याद रख लीजिए, 5-6 हैं, आराम से आप एक एक लाइन करके लिखेंगे। क्यूरिंग सब जानते हैं, सब देखे हुए हैं, लाइव एप्लीकेशन एग्जाम्पल है। आंख बंद करके पढ़ के जाइए, 8 नंबर आराम से आएंगे, 4-5 पॉइंट लिखेंगे तो। नेक्स्ट है आपका डिफरेंस इन LB एंड FC। व्हाट इज़ LB? लोड बियरिंग एंड फ्रेम्ड कंस्ट्रक्शन। दोनों का लोड बियरिंग और फ्रेम कंस्ट्रक्शन होता क्या है, सबसे पहली चीज़ तो देखना, मेरे नोट्स में मैंने डायग्राम बनाया हुआ है। डायग्राम तो नहीं, फ़ोटो लगाया हुआ है। फ़ोटो को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों बिल्डिंग में क्या डिफरेंस है। और आपको अगर वो समझ में आ रहा है, दैट मीन्स आप ये समझ सकते हो कि डिफरेंस उन दोनों में क्या है। मेरे उसमें मैंने नोट्स में 11-11, 10-10 पॉइंट का डिफरेंस लिखाया है। आप उतना भी मत लिखो, आप 5-6 पॉइंट लिखो, 7 ही पॉइंट लिखो। 8 पॉइंट के लिए पूछा, 8 पॉइंट लिखो, आपका इजीली ये इसमें 8 नंबर ले आएगा। और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग और ये दोनों क्वेश्चन आपका साइमल्टेनियसली एक साल में आया हुआ है। पिछले 2 साल से ये रिपीट हो रहा है, तो इस पर आप ध्यान देंगे थोड़ा। ऐसा नहीं कि इसको छोड़ के जाना है, सिलेबस में लास्ट टॉपिक है पर आपको छोड़ के नहीं जाना है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, 4 मार्क्स के लिए डेफिनेशन आपको पूछेगा SBC, UBC और FS। सेफ बियरिंग कैपेसिटी, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी। इनका एक एक लाइन का डेफिनेशन है बेटा, आराम से आप पढ़ के जाएंगे। और एक फॉर्मूला मैंने लिखाया होगा मेरे नोट्स में, दिस प्लस दैट तो SBC निकल जाता है, वो ऐड करोगे तो UBC निकल जाता है। FOS क्या है, फॉर्मूला के साथ एक लाइन का डेफिनेशन है, बस ख़त्म। और उसके साथ जो नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, प्रेशर, ग्रॉस कैपेसिटी, वो सब कुछ नहीं करना है, 3 बस, और कुछ नहीं। इसके अलावा और कुछ टॉपिक है सेकेंड यूनिट के, मैं इसको रब कर रही हूँ, आपको मैं बता देती हूँ। ये 4th है ना टॉपिक, अब 5th बता देती हूँ। मैं बाकियों का स्पेस ख़त्म नहीं करती, मैं सेकेंड यूनिट का जो स्पेस था उसी में करती हूँ। चलिए, 5th है आपका, दैट इज़ इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट कंक्रीट। सीमेंट के इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, मतलब सीमेंट किन किन चीज़ों से बनता है, उसको एक बार रीड कर लेना। उसको अंदर क्या काम है क्या नहीं है याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, ओनली नेम्स, नाम। अगर बाई चांस आता है तो लिखने के लिए, या फिर नहीं भी आएगा तो ये जो आपका इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट यहाँ से जो पढ़ोगे ना, वही चीज़ को आप यहाँ पे रिपीट कर लेना। हालांकि क्वेश्चन सेम ही ऑलमोस्ट बोलेंगे तो उसको हटा देती हूँ, एक काम करती हूँ, अब दोबारा से मत पढ़ो, जो यहाँ पढ़ोगे वो यहाँ पर लिख देना, ठीक है। उसके बाद है आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट। आपके कंक्रीट का क्या ग्रेड है, कंक्रीट का ग्रेड बताया होगा मैडम ने, या मैंने अपनी क्लास में बताया है।
एकदम इजीली आपका क्या ग्रेड होता है कंक्रीट का, किस किस का क्या क्या काम है, ग्रेड को कैसे हम लोग रिजेंबल करते हैं, वो सारी चीज़ें आप देख लेना। एक लाइन का है बस, और कुछ नहीं। और है आपका, अच्छा इसमें भी आपका मिक्स प्रपोर्शन है। मिक्स प्रपोर्शन मीन्स M10, M20, M30, ऐसा कंक्रीट का जो मिक्स प्रपोर्शन होता है ना, उसमें सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट तीनों का प्रपोर्शन लिखा रहता है। उस टेबल में आप थोड़ा देख लीजिएगा, उसमें आधा से ज़्यादा तो पॉइंट पे डिज़ाइन मिक्स लिखा हुआ है। मतलब मिक्स डिज़ाइन करके हम उसको डिसाइड करते हैं कि कितने प्रपोर्शन का होना चाहिए। पर कुछ ऐसे जो हमारे मिक्स प्रपोर्शन है जिसमें सिर्फ वैल्यूज़ दी गई, वैल्यू को एक बार थोड़ा सा देख के जाएंगे तो क्या आप एकदम मैंने फ्राइटेंड नहीं होंगे क्वेश्चन को देख के कि आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या लिखना है। थोड़ा सा पता होगा तो लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ये हो गया, ठीक। उसके बाद आपका बचता है, अच्छा वर्कैबिलिटी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वर्कैबिलिटी का एक टेस्ट याद रख लीजिएगा। वर्कैबिलिटी टेस्ट करने के तो बहुत सारे तरीके हैं, और हम वर्कैबिलिटी किससे टेस्ट करते हैं, अभी आप बेसिक पढ़ रहे हैं तो स्लम टेस्ट से हम वर्कैबिलिटी टेस्ट करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा एक फ्रस्टम, एक कोन जैसा शेप का हम प्रैक्टिकल करते हैं, वही वर्कैबिलिटी टेस्ट को फॉलो करता है। ठीक है, उसी को प्रोसीजर को लिख देना, टेस्ट का नाम लिख देना, स्लम कोन टेस्ट, वर्कैबिलिटी क्या होता है डेफिनेशन लिख देना, हम वर्कैबिलिटी क्यों चेक करते हैं, ये सारी चीज़ें लिख देना। मतलब वर्कैबिलिटी का एक लाइन का डेफिनेशन क्या होता है, टेस्ट का प्रोसीजर आप सबको पता है, टेस्ट का वो जो इंस्ट्रूमेंट जिसको यूज़ करते हैं उसका डायग्राम बना देना, ख़त्म। और कुछ नहीं करना है आपको, बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसमें, बस। और ये आपका लास्ट टॉपिक है। अब देखिए 8th में लिखा है आपका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ कंक्रीट। दैट मीन्स क्या है, आपको कंक्रीट का स्ट्रेंथ टेस्ट करना है। कंक्रीट का क्यूब बनाना पड़ेगा, आप लोगों ने क्यूब बनाया होगा। इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका यही है, आपको जितने भी टेस्ट है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ ब्रिक, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ कंक्रीट, या फिर एक टॉपिक इसमें ये भी था कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ मोटार, फर्स्ट यूनिट में था, मैंने उसको स्किप कर दिया, उतना इंपॉर्टेंट नहीं। तो ये जो आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का टेस्ट दिख रहा है, सबका प्रोसीजर सेम है। अगर आप ब्रिक के लिए यूज़ कर रहे हो तो ब्रिक तोड़ोगे, कंक्रीट के लिए यूज़ कर रहे हो तो कंक्रीट का क्यूब बनाओगे फिर तोड़ोगे, मोटार के लिए कर रहे हो तो मोटार का क्यूब बनाओगे फिर तोड़ोगे। तोड़ना सेम है, बस चीज़ कौन सी है उसको चेंज होगा। ब्रिक है तो ब्रिक, मोटार है तो मोटार का क्यूब, और कंक्रीट है तो कंक्रीट का क्यूब। ठीक है, इतना बस आपको पढ़ना है। प्रोसीजर याद रखो सेम, सब में बस वर्ड अलग अलग कर देना, बाकी सेम है। ठीक है, हाँ वाटर अब्जॉर्प्शन टेस्ट अलग है क्योंकि उसका टेम्परेचर अलग अलग टेम्परेचर पे हम उसको रखते हैं। ठीक है, ओवन में। वर्कैबिलिटी टेस्ट समझ में आ गया। अब कोई ये मत सोचिएगा कि मैडम ने इतना सारा क्वेश्चन बताया है तो उसको कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे, इससे कम कैसे कर सकते हैं। इससे कम मत करिए, कम करेंगे तो क्या होगा, आपके पास बहुत कम चांसेस रहेंगे कि आप अच्छे नंबर ला पाएंगे। 50-50 प्रोपोर्शन, किस्मत ने साथ दिया तो अच्छे नंबर आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। तो वैसे इंपॉर्टेंट पढ़ने का क्या ही मतलब। तो इम्पोर्टेंट उतना पढ़ के जाइए जितना आपको काम आ सके। अभी तो आपने इम्पोर्टेंट पढ़ लिया पूरा, इतना पढ़ के जाइए, मतलब आपने सिविल में 90% पढ़ लिया, आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। न्यूमेरिकल में जितना बता रही हूँ आँख बंद करके समझते जाइए, करते जाइए। अच्छा, इसके नोट्स प्रॉपर आपके पास सारी चीज़ें हैं। 4th और 5th के नोट्स नहीं है, उसके न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस जो है वो क्लास के वीडियोज़ है, कुछ वीडियोज़ मैं अभी यहाँ पर अपलोड करूँगी, वही है बस। 4th 5th का कुछ ऐसा बेसिक नोट नहीं है जिसको मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं। बहुत सारे n नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं जिसके सॉल्यूशंस मैं आपको बताई थी। अच्छा, अब है आपका कि आपको लिखना कैसे है। सबसे पहली चीज़, अगर आपको एक छोटी सी टिप दूं तो इस चीज़ को क्या करना है, आपको जो भी क्वेश्चन पढ़ोगे टू द पॉइंट आंसर लिखेंगे, एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखेंगे, और किसी भी क्वेश्चन को आप छोड़ेंगे नहीं। हर क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। ये नहीं समझ में आ रहा तो अपना दिमाग लगाइए और उससे रिलेट करके लिखिए, पर उस टॉपिक को समझ के लिखने की कोशिश करिए, छोड़ना नहीं है। अगर इसका कंटेंट 7 नंबर का है इस टॉपिक का, तो कम से कम आप कितने पेज लिखेंगे, 2 पेज। ऐसे पेज होता है, पेज का आगे और पीछे, ये कम से कम 2 पेज, और ज़्यादा से ज़्यादा 3 से
4 पन्ने या 3.5 पन्ना, उससे ज़्यादा नहीं। 2 मार्क्स का है तो आधा पेज, या 4 मार्क्स का है तो 1 पेज। ऐसा आपको पेज का भी ध्यान रखना है, कंटेंट का भी ध्यान रखना है, क्वालिटी का भी ध्यान रखना है। राइटिंग बहुत छोटी मत रखिए, राइटिंग मीडियम रखिए, बहुत ज़्यादा डेकोरेट करने की ज़रूरत नहीं है, पर साफ थोड़ा बड़ा और दूर दूर लिखिए। दैट इज़ इनफ फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ सिविल। सिविल का आपको जितना मैंने क्वेश्चन बताया उतना पढ़ लीजिए। मैकेनिक्स का आपको प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। बच्चों की क्वेरीज है कि मैडम क्वेश्चन तो ठीक है आप जो बता रहे हैं, पर नया क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे करेंगे। क्वेश्चन को आपको समझना है। मैंने क्या बोला था आपको मैकेनिक्स में, क्वेश्चन को समझो, क्या फाइंड आउट करने बोल रहा है उसको समझो, शुरू कर दो क्वेश्चन को। बिल्कुल भी सोचो मत कि गलत बनाऊंगा सही बनाऊंगा, सोचना नहीं है, शुरू कर देना। जो जो प्रोसेस आपको समझ में आ रहा है, जैसे जैसे स्टेप मैंने बताया हुआ है कि अब आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस में उसको कन्वर्ट करना है, एक्सिस में कन्वर्ट कर दो। जैसे एंगल आ रहा है, हो सकता है एंगल अलग टाइप से हैं। अब कोई क्वेश्चन तो ऐसे भी होते हैं ना जो नए बार पहली बार इंट्रोड्यूस होते हैं, तो जैसे आ रहा है वैसे बनाते जाओ। बिल्कुल चिंता मत करो आंसर गलत आएगा, बना दो, बेफिक्र बना दो, सही होगा। नहीं सही होगा तो नंबर मिलेगा उसमें, ठीक है। मैं बोलूँ नंबर मिलेगा, पर बनाओ, बशर्ते आप गलत स्टेप मत फॉलो करो। स्टेप सही रखो, प्रोसीजर सही रखो, आपका क्वेश्चन के आंसर गलत आने के बहुत कम चांसेस है। गलत भी आएगा तो आपको 7 में 5 नंबर तो मिलेंगे ही, दैट इज़ श्योर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ यूनिट 1, 2 एंड 3। और इसके बाद मैं नेक्स्ट यूनिट में आपको, नेक्स्ट वीडियो में आपको यूनिट 4, 5 के जो बचे हुए न्यूमेरिकल्स है उसको देने की कोशिश करूँगी। हाँ, उसके कुछ न्यूमेरिकल जो इम्पोर्टेंट है वो मेरे पिछले वीडियोस में मैंने दिए हुए हैं। एक काम करूँगी, मैं जब बनाऊँगी वीडियोस तो उसको मैं डायग्राम पे आपको दिखा दूँगी। उस डायग्राम से, उस क्वेश्चन से आप उस वीडियोस को रेफ़र कर लीजिएगा, या फिर मेरे वीडियो में उसका लिंक आ जाएगा, आप उस लिंक पे जाके देख लीजिएगा वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। उनको मैं दोबारा सॉल्व नहीं कराऊँगी, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, डू वेल, प्रिपेयर वेल।